हाँ ठीक है। यस सर। मेरी आवाज आप लोग को मिल रही सारे बच्चे? यस सर। एवरीबॉडी इज ऑडिबल इन ऑनलाइन, नो इशू? नो सर। टुडे भी गुड मॉर्निंग सर। प्रीवियसली हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल के दिन कि क्वालिटी कंट्रोल हम किसी प्रोजेक्ट का कैसे करेंगे। क्वालिटी, पेज नंबर 60, क्वालिटी कंट्रोल इज ए की फैक्टर ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। आप सॉफ्टवेयर बना लेते हो, अगर उसका क्वालिटी मेंटेन नहीं करते हो तो क्या प्रॉब्लम होगी? सॉफ्टवेयर की मार्केट में वो रिगार्ड, वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू, वो मार्केट रेशियो नहीं मिल सकेगा। मार्केट में सॉफ्टवेयर सक्सेस नहीं करेगा अगर उसके क्वालिटी कंट्रोल पे कहीं भी कॉम्प्रोमाइज किया गया तो क्वालिटी कंट्रोल मतलब वो फिजिबल, वो क्वालिटी उसकी सही है कि नहीं, इकोनॉमिकल सही है कि नहीं, बिहेवियरल वो सॉफ्टवेयर सही है कि नहीं। एवरी पैरामीटर पे, on each and every parameter that software is working in well manner or not. Today we will discuss project management deliverables. Project management deliverables. तो प्रोजेक्ट का जो मैनेजमेंट करते हैं डिलीवरी का, ध्यान देना इधर। प्रोजेक्ट में अगले महीने एग्जाम की डेट आ जाएगी, इसलिए थोड़ा सा आई नंबर आप लोग पेपर स्कोरिंग है आप लोगों को 75 में 75 का है ना पेपर, 75 मार्क्स है ना। तो इसमें आप अप टू 80% 90%, बैठ जाओ आराम से। 90% नंबर तक आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। इस पेपर में ध्यान रखिएगा, आपका स्कोरिंग पेपर है, हो सके आपको गोल्ड मेडलिस्ट मिल जाए इस पेपर से, क्योंकि केवल थ्योरी है और थ्योरी बना के आपको लिखना है। आज शांत हो जाओ। तो हम आज डिस्कस करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल पढ़ लिए सब लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिलीवरेबल। प्रोजेक्ट को जब हम डिलीवर, हाँ सृजन, तो डिलीवरेबल का मतलब जब हम प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हैं तो उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। प्रोजेक्ट की डिलीवरी बहुत बड़ी चीज है। आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, प्रोजेक्ट बना लिया, और अनटिल और अनलेस जब तक वो क्लाइंट के पास डिलीवर नहीं हुआ, वी हैव टू वरीड अबाउट इट। क्योंकि प्रोजेक्ट जब तक आप डिलीवर नहीं देते हैं तब तक कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोजेक्ट को डिलीवरी करने की। आराम से बैठ जाओ। हाँ करण। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिलीवरी का मतलब प्रोजेक्ट को हम डिलीवर कैसे इफिशिएंटली वे में, इफेक्टिवली वे में, कोऑर्डिनेशन के द्वारा। कोऑर्डिनेशन होगा तब तो आप प्रोजेक्ट क्लाइंट को डिलीवर करेंगे। क्योंकि जब प्रोजेक्ट डिलीवर करने जा रहे हैं उससे पहले यू हैव टू कंप्लीट ऑल द पैरामीटर्स। कहाँ ये टेस्टिंग में तो कहीं फेल नहीं कर रहा प्रोजेक्ट, कहीं यूनिट टेस्टिंग में तो नहीं गड़बड़ है, कहीं इंटीग्रेशन टेस्टिंग में तो नहीं गड़बड़ है, कहीं एनालिसिस में तो नहीं दिक्कत है, कहीं कोडिंग का कोई फंक्शन की कोडिंग तो गलत नहीं लिखी गई है। कोडिंग भी बहुत तरीके से लिखी जाती, एक होता स्मार्ट कोडिंग, एक होता लूज कोडिंग। लूज कोडिंग का मतलब आप आउटपुट तो ला दिए लेकिन वो कोडिंग का स्टैंडर्ड सही नहीं, आपने उसमें ढंग से एक हम क्लास ऑब्जेक्ट करके कोई कोडिंग करें, एक नॉर्मल कर दें तो अंतर आ जाएगा। प्रोग्राम चल जाएगा, प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूट, लेकिन जहां हम क्लास ऑब्जेक्ट करके उप्स कंसेप्ट लगाएंगे तो प्रोग्रामिंग थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाएगा। एक नॉर्मल जिसमें हम क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस नहीं यूज करें, ऑब्जेक्ट नहीं करें, प्रोग्रामिंग तब भी चलेगी लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, उसमें सिक्योरिटी होल होने की संभावना रहती है। जैसे डेटाबेस में हम लोग प्राइमरी की लगाते हैं, नहीं भी लगाएं तो चलेगा, लेकिन प्राइमरी की जैसे ही हम लगाते हैं तो डेटाबेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हाँ
ऐसे हल्ला मत करो। तो डेटाबेस में हम जब प्राइमरी की लगा देते हैं तो क्या होता है, डेटाबेस बिकम्स स्ट्रॉन्ग। नोट नल लगाते हैं, नल लगाते हैं, जो कांस्टेंट लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं कि आपका जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रेंट है, प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी है, सब स्ट्रॉन्ग हो जाए। ऐसा बेवकूफ लड़का है, लेकिन तुम बेवकूफ हो क्या एकदम। तो कंस्ट्रेंट को क्या करते, प्राइमरी की लगाकर, फॉरेन की लगाकर, नल लगाकर, नॉट नल लगाकर, चेक कांस्टेंट लगा के, लूपिंग लगा के। लूपिंग क्यों लगाते हैं हम प्रोग्राम में, 1 मिनट हम एक लिखते हैं 4i = 0, i < 10, i++ लगाते हैं। अगर उसी लाइन को हम 10 बार प्रिंट करें, प्रिंट आई, फिर प्रिंट आई, फिर प्रिंट आई, फिर प्रिंट आई, तो कोड कितना लाइन बढ़ जाएगा, 10 लाइन कोड बढ़ जाएगा। आपकी मेमोरी में 10 लाइन स्पेस ज्यादा लेगा, तब तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। अब केवल 4i = 0 की एक लाइन में प्रोग्राम, तो कोडिंग का स्मार्टनेस क्यों कर रहे हो बेवकूफ की तरह। तो कोडिंग का स्मार्टनेस कैसे हमको मैनेज करना है, वो प्रोग्रामर पे है। आप किसी को प्रोजेक्ट बना के देते हो, आप मान लो कोई पाइथन का प्रोजेक्ट कोई बंदा बनाया, और उसको भी अगर 10,000 लाइन का कोड बना दे, C++ जैसा, सी जैसा, तो क्या अंतर रह जाएगा। आदमी पाइथन की तरफ मूव क्यों करता है कि लेस लाइंस ऑफ कोड मोर प्रोडक्टिविटी, लेस लाइंस ऑफ कोड मोर प्रोडक्टिविटी। भाई एक एक लाइन जब कोड लिखते हैं ना हम लोग, तो वो जब हम प्रोग्राम चलता है तो रैम में जाके स्पेस लेता है, प्राइमरी मेमोरी में। तो हम ऐसा प्रोग्राम ना बना दे कि पूरा स्पेस ही मेमोरी का घेर ले जाकर, फिर एप्लीकेशन चलने में रोने लगे सिस्टम, एप्लीकेशन चले ही नहीं, रो रो के चले एप्लीकेशन, तो क्या होगा। अब क्लाइंट क्या कहेगा, यार तुम कैसा बना के हमको पूरा कबाड़ा ला के दे दिए। तो अब क्यों चुनते हैं हम लोग, चुनते हैं जावा लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज क्यों चुनते हैं। जावा चुनते क्यों है, जब हमको कोई इंटरनेट एप्लीकेशन बनाना हो, वेब एप्लीकेशन बनाना हो, तो सबसे प्रिफर्ड आज भी जावा लोग करते हैं। क्यों, उसमें प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है, इंटर ऑपरेबिलिटी है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी है, आर्किटेक्चर न्यूट्रलिटी है, ये चीजें हैं। अब क्यों नहीं C++ में, वेब एप्लीकेशन C++ में बन सकता है, लेकिन क्यों नहीं बनाते। वेब एप्लीकेशन C में भी बन सकता है, हम क्यों नहीं बनाते। सिक्योरिटी एक पॉइंट, सिक्योरिटी होल है, और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, वेरी गुड आंसर। और हमको जावा में एक बटन बनाना है, तो केवल लिखेंगे बटन B1 = न्यू बटन, एक बटन बन के तैयार हो जाएगा। C++ में 30 से 40 लाइन का कोड लिखेंगे तो एक बटन बनेगा। और उसके बाद ज्यादा लाइन का कोड लिखने में डर है कि एरर आ जा सकता है, कुछ ना कुछ। प्रोग्रामर कितना भी एक्सपीरियंस हो, अगर आप ज्यादा लाइन का कोडिंग कर रहे हैं तो एरर आने की संभावना ज्यादा ही रहती है। तो आप कंपनी क्लाइंट को जब दोगे, कहेगा यार बार बार एप्लीकेशन बना के दिए हुए रोता ही रहता है एप्लीकेशन, कोई MIS मैनेजर चलाना नहीं चाहता है एप्लीकेशन, तो आपकी कंपनी की इमेज क्या हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी। तो जब आप डिलीवरी करते हो, डिलीवरी से पहले एक एक लोग एक एक टॉपिक पे मीटिंग होती है, कहाँ दिस बटन इज रनिंग सक्सेसफुली, दिस इमेज बटन इज रनिंग सक्सेसफुली, दिस कैप्चा इज रनिंग सक्सेसफुली। एक एक चीज का कंडीशन चेक होता है कि प्रोजेक्ट जब डिलीवर हो जाए तो फिर कंप्लेन कम से कम आएगा तो जरूर ही, कुछ ना कुछ तो कमी रही जाती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी भगवान थोड़ी है, लेकिन कम से कम कंप्लेन आए और उस कंप्लेन को भी हम ओवरकम कर सके। ऐसा नहीं कंप्लेन आ जाए कि आप ओवरकम करने जाओ तो 1 महीना उसी में लग गए थे, तो काम क्या होगा कंपनी का कि 2-4 घंटे में उसको दूर कर सको। तो अब है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिलीवरी। जब प्रोजेक्ट को डिलीवर करने से पहले सारी मैनेजमेंट आपको करनी है। अब मैं पढ़ देता हूं, समझ में आ गई इतनी बात। डज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिलीवरेबल, does the project proposal define the business need the project will address and how the project product will support the organization strategic plan। जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं
प्रोजेक्ट का मतलब जो सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं या जो सॉफ्टवेयर हमने बना लिया है, उस जो क्लाइंट का जो बिजनेस नीड है, क्लाइंट का जो ऑर्गेनाइजेशन नीड है, उसको फुलफिल कर पा रहा है या नहीं। जो क्लाइंट ने ऑर्डर दिया वो काम हो पा रहा है या नहीं। जब काम ही नहीं होगा तो प्रोजेक्ट बनाने का मतलब क्या रह जाएगा। क्या इस मोबाइल को बन के मिला मार्केट में, आपको बात ही नहीं हो तो क्या मतलब। अगर व्हाट्सएप नहीं कर पाओ, फेसबुक नहीं कर पाओ, तो इस स्मार्टफोन का क्या मतलब। तब तो वो वाला फोन रख लेंगे, 1000 रुपया वाला खरीदेंगे, बात तो उससे भी हो जाएगा। तो आप जिस चीज के लिए जो सॉफ्टवेयर बना है वो फुलफिल हो पा रहा है या नहीं। सेकंड पॉइंट, डज द, सुनो इधर, सेकंड पॉइंट, डज द बिजनेस केस प्रोवाइड एन एनालिसिस ऑफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड प्रोवाइड्स ए कंपेलिंग केस फॉर द प्रोजेक्ट। केस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो रहा है कि नहीं प्रोजेक्ट का। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सबसे बड़ा की फैक्टर है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में क्या क्या आता है तुम बताओ, क्या नाम है आपका, नीरज तुम बताओ, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में क्या क्या आता है। हम कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होगा, क्वेश्चन आएगा एक्सटर्नल एग्जाम, इंटरनल को छोड़ दो। हम एक प्रोडक्ट, एक वेब एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, सिंपल सी बात है, उसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होगा। हम एक वेब एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं simage.in, अब समझ गए क्वेश्चन मेरी। उसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होगा, इसको मैंने क्लास में कई बार बच्चों को बताया है। हाँ, वेरी गुड आंसर, एक्सपेक्टेड बजट। और उसमें क्या होगा, जैसे आईटी इंडस्ट्री है, सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर, आईटी इंडस्ट्री है और मैं एक वेब एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूं, मुझे ऑर्डर मिला है simage.in करके एक वेब एप्लीकेशन बना के देने का। तो अब आईटी इंडस्ट्री उसको कैसे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगी, ये क्वेश्चन एक्सटर्नल में आएगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। तुम बता दो इसलिए तुम्हें इससे पूछा। एक्सपेक्टेड डेडलाइन टाइम है, सही है, सही, वेरी गुड, सही बोले हो। और सोचो, दिमाग पे जोर दोगे तो चीजें अपने आप बाहर आएगी। आउटसोर्सिंग, वेरी गुड। फिर मैं आपसे पूछूंगा, फिर आप सोच के रखना। एग्जाम का क्वेश्चन ही सब आएगा, ये मैं लिख के दे देता हूँ आपको ओपन पेपर में। इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, हमेशा याद रहेगा। कोई आपको रटने की भी जरूरत दूर दूर तक नहीं है ना, बुक पढ़ने की। कोई यहाँ पढ़ लिए, उतना लिख ले जाओगे, 5 नंबर 10 नंबर। हाँ बेटा, आप अब नहीं आता आपको, आप बताइए। जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बदल लैंग्वेज चूज करना और रिक्वायर्ड टीम साइज होना चाहिए। वेरी गुड, एक्सपेक्टेड बजट में बता एक्सपेक्टेड बजट में बताने के लिए एक्सपेक्टेड डेडलाइन पे। वेरी गुड। और जहाँ भी कोई आउटसोर्सिंग से अगर सस्ता पड़ रहा है तो आउटसोर्सिंग कर देना चाहिए। वेरी गुड। और एक वर्जन कंट्रोल का हमेशा यूज करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत सही चीज बोला इसने। और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को क्या करना है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को क्या यूज करना चाहिए। देखो, तो क्लाइंट के हिसाब से आपको मान लिया कोई वेब एप्लीकेशन दिया, कहा कि पाइथन पे बना के दो, तो उस हिसाब से करना पड़ेगा। आपको कह दे कि जावा बना के दो, तो जब लैंग्वेज चेंज होता है तो आपकी टर्मिनोलॉजी भी बदल जाती है। पाइथन में तरीका अलग है बनाने का, जावा में अलग है। जावा में अगर तुमको हेलो इंडिया प्रिंट कराना है तो 6-7 लाइन लिखना पड़ेगा, पाइथन में केवल 1 लाइन लिखना पड़ेगा। पाइथन में अगर हेलो इंडिया प्रिंट कराना है तो प्रिंट हेलो इंडिया कर दिए, पैरेंथेसिस के अंदर प्रिंट हो जाएगा। पाइथन में पूरा क्लास बनाओ या सब कुछ करो। और कोई बच्चा बताएगा। हाँ, तुम्हारे पीछे है, उसका क्या नाम है बच्चे का, आपका नाम क्या है, क्या नाम है, बोलो ना। नितेश, आप बताइएगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ ए सॉफ्टवेयर क्या होता है। क्वेश्चन एक्सटर्नल एग्जाम का, इससे मैं पूछा हूँ और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं किसी बच्चे से पूछ सकता हूँ, इसलिए सारा बच्चा ध्यान से सुनेगा।
कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ ए सॉफ्टवेयर। नितेश आप बताइए। ऑनलाइन नहीं थे आप? ये गलत चीज है ना, आपको क्लास करना चाहिए ना। हाँ तवरेज बता देगा, हाँ तवरेज तो बता देगा, 100% बता देगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ ए सॉफ्टवेयर। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने में जो कॉस्ट होता है उसको एनालिसिस करेंगे कि रीजनेबल हो, हमारे जो बजट में आ जाए उससे। तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स चेक होंगे? पैरामीटर्स का मतलब ह्यूमन रिसोर्स लगेगा, प्रोग्रामर लगेगा, उसका कॉस्ट। जो यूजर जो क्लाइंट है, क्लाइंट जिसका उसका बजट जितना है उसके बजट के हिसाब से ही बनाएंगे, जितना उसमें क्या फीचर्स होगा उससे रिलेटेड, उसी के मतलब कॉस्ट के हिसाब से उसमें क्या क्या पैरामीटर्स हमें चाहिए ये पूछ रहा हूँ मैं। मतलब हमें सॉफ्टवेयर किराए पे चाहिए, तो सॉफ्टवेयर आज ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आप खरीद नहीं सकते, इतने महंगे हैं। तो आप 6 महीना यूज करना है, 1 साल, तो उसका किराया। अगर आप मेन फ्रेम का सर्विस कॉस्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉस्ट, मिसलेनियस कॉस्ट, यूजर कॉस्ट, ये मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है बैठ जाओ, उसका ध्यान रखना आगे से। अब बता रहा हूँ, हैज ए प्रोजेक्ट रिपोजिटरी बीन एस्टैब्लिश्ड टू स्टोर ऑल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स एंड हैज इट बीन मेड अवेलेबल टू द प्रोजेक्ट टीम। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट का मतलब प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो भी पेज है। प्रोजेक्ट में केवल एक ही पेज नहीं होता कि जावा का पेज है या पाइथन का पेज है। प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस भी है, फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है, बिजनेस लॉजिक भी है। बिजनेस लॉजिक का क्या मतलब हुआ? और फ्रंट एंड बैक एंड तो सब लोग बता देंगे। बिजनेस लॉजिक क्या होता है? बिजनेस लॉजिक क्या है? हाँ, या ऐसे भी प्रोग्रामिंग में व्हाट इज ए बिजनेस लॉजिक? यहाँ पे फाइनेंस, जैसे मैं बता देता हूँ बिजनेस लॉजिक। सुनो, वी आर यूजिंग वेरिफिकेशन, वी आर यूजिंग वैलिडेशन, जो जिसके लिए हम कोडिंग लिखते हैं, दैट आर कॉल्ड बिजनेस लॉजिक। इधर ध्यान देना। हम मान लो आप कोई गवर्नमेंट का फॉर्म भर रहे हो, उसमें आया कौन से कंट्री से, तो आपने डाला इंडिया, 25 कंट्री के अंदर। उसमें इंडिया के अंदर सारे स्टेट आ गए, आपने सेलेक्ट किया बिहार। बिहार के अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट आ गए, आपने सेलेक्ट किया सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के अंदर कुछ सेलेक्ट किया कुछ और है। तो क्या जब सिलेक्शन होके जब अपडेट होता है वो पेज, तो क्या सब कुछ बिहार का डिस्ट्रिक्ट आगे चल जाता है क्या? कि बिहार राज्य के अलावा 28 राज्य भी आगे पेज में चला जाता है क्या जब आप डेटा को अपडेट करते हैं? या कंट्री में मान लीजिए 50 कंट्री, 50 कंट्री आगे चला जाता है क्या? वॉट एवर यू हैव सेलेक्टेड, इंडिया, बिहार, सीतामढ़ी, गोपालगंज, जो भी और जो भी आपका टाउन नेम है वही जाता है आगे, जाता है ना। दिस इज बिजनेस लॉजिक। जो कोडिंग इसके लिए होती है दैट इज कॉल्ड बिजनेस लॉजिक। जैसे जेंडर, मेल और फीमेल आप केवल सेलेक्ट करते हो, आइदर मेल और फीमेल, वही सेलेक्ट होकर आगे पेज पे जाता है कि दोनों चला जाता है? सेलेक्टिव जाता है। चॉइस फिलिंग करते हो, चॉइस फिलिंग ही जाता है ना। तो जो इसके लिए कोडिंग लिखी जाती है दैट इज कॉल्ड बिजनेस लॉजिक, दैट इज कॉल्ड बिजनेस लॉजिक। क्या क्या बोलते हो बताओ? और प्रोजेक्ट रिपोजिटरी, प्रोजेक्ट रिपोजिटरी का मतलब सुन लो। प्रोजेक्ट रिपोजिटरी में क्या होता है? उस पेज के अंदर, उस फोल्डर के अंदर सब कुछ डाला रहता। रिक्वायरमेंट ऑफ एनालिसिस भी डाला रहता, फिजिबिलिटी स्टडी भी डाला रहता, एनालिसिस भी डाला रहता, डिजाइनिंग भी डाली रहती, कोडिंग कौन से पेज में क्या कोडिंग सेक्शन है वो भी, टेस्टिंग में सारा कुछ डाला इसलिए रहता कि अगर भविष्य में सामने वाले को दिक्कत हो रहा है तो उस फोल्डर को खोल के वो पार्टिकुलर चीज को पढ़ सके, पार्टिकुलर चीज को पढ़ सके। होता है ना कभी कभी आप बुक पढ़, कोई चीज आप भूल जाते हो, आपके मेमोरी से निकल जाता है, चीजें निकलता है कि नहीं, फिर बुक को पलटते हो। बहुत चीजें आपने देखी होगी कि इंटरनेट पे मिल जाती है,
लेकिन अगर बुक से पढ़ते हो तो आपको अच्छा लगता है। कभी महसूस किया इस बात को? स्टैंडर्ड बुक, यानी कि मैं लोकल बुक कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड बुक, जिस बुक का मतलब मीनिंग है, ऐसा नहीं कि कहीं से उठा लिए एग्जाम पास कर, वो नहीं, मतलब स्टैंडर्ड बुक। आप कहीं भी फंस जाओ, स्टैंडर्ड बुक को पढ़ो, आपको संतुष्टि मिल जाएगी। लोकल बुक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों? वो गूगल से भी ज्यादा अच्छा नॉलेज कभी दे जाता है। तुमको लगे यार ये गूगल तो बेकार है, बुक्स अच्छा देता है। तो क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, रिपोजिटरी है सब चीजों का। उसमें HTML पेज भी है, बिजनेस लॉजिक भी है, फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है, GSP पेज भी है, पाइथन पेज भी है, सब एक जगह फोल्डर बना के, एक डॉक्यूमेंट के अंदर फोल्डर बाय फोल्डर बना के रखा हुआ रहता है, ताकि उस प्रोजेक्ट के बारे में अगर क्लाइंट को कहीं कंफ्यूजन हो या बाद में टीम मेंबर में ही किसी को कंफ्यूजन हो जाए। मान लीजिए तीनों बच्चियों ने उस प्रोजेक्ट को बनाया, ये बच्चे चले गए दूसरी कंपनी में, क्लाइंट को दिक्कत हो गया, हो सकता है दिक्कत, उस जगह पे जो बच्चे पॉइंट हुए उसको पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसको पढ़ के उसको सॉल्व करेंगे। इसीलिए हर प्रोजेक्ट का रिपोजिटरी बना के डिलीवर किया जाता है क्लाइंट को। समझ गए बात? और एक कंपनी भी अपने पास रखती है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, अगर कहीं दिक्कत आ गई तो कैसे काम होगा। नेक्स्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सर मोबाइल सर बुक मैनुअल मिलता है, क्या बुक मैनुअल? जैसे आपके हर चीज में मोबाइल के साथ, किसी भी चीज के साथ मिलता है कि नहीं, किस चीज को हम यूज करते हैं, दवाई के साथ रहता है क्या मैनुअल, किस दवाई को कैसे यूज करते हैं, हाउ टू यूज। डज द प्रोजेक्ट, सुन लो, डज द प्रोजेक्ट स्कोप प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ all the processes that will be affected by the project। प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, प्रोजेक्ट का स्कोप कहां तक है। इन द प्रोजेक्ट स्कोप इज इट क्लियर एज टू व्हाट इज इन एंड आउट ऑफ स्कोप। और ये प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन में क्लियर रहता है कि ये चीज प्रोजेक्ट के स्कोप से बाहर है या ये चीज प्रोजेक्ट के स्कोप के अंदर है। जैसे स्कोप का मतलब, एक सिंपल सी बात आप समझना कि सी पढ़ चुके हो, इंटीजर कितना बाइट लेता है, सी की मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई। सी टेक्स 2 बाइट इन ए, सॉरी, सी टेक्स 2 बाइट इन ए, अरे यार, डेटा टाइप टेक 2 बाइट्स इन ए सी। अगर उसमें 4 बाइट का डेटा डालने लगे तो लेगा, तो उसका स्कोप ही है कि ही कैन टेक अप टू 2 बाइट। उसका स्कोप है कि अब बाइक पे 2 आदमी बैठने का 4 बैठा दो, क्या होगा, मैं करने लगता है आवाज, अगर भारी आदमी बैठ गया तो है कि नहीं, हमने जैसे आदमी बैठ गया तो हर चीज का स्कोप और लिमिटेशन होता है। इट इज द प्रोजेक्ट शेड्यूल, बच्चा अभी तक आते रहता है भाई, बहुत बेवकूफ बच्चे हैं। हाँ, इज द प्रोजेक्ट शेड्यूल, शांति, इज द प्रोजेक्ट शेड्यूल डिफाइंड सफिशिएंटली टू एनेबल द प्रोजेक्ट मैनेजर टू मैनेज टास्क एग्जीक्यूशन। प्रोजेक्ट शेड्यूल में ये दिखा रहता है कि मैनेजर को क्या करना है, इस टीम लीडर को क्या करना है, इस टीम लीडर को क्या करना है, इस टीम लीडर को क्या करना है, और किस डेट में क्या करना है। अगर शेड्यूल नहीं होगी, जैसे आप ही का शेड्यूल है कि फर्स्ट पीरियड ये होगा, सेकंड पीरियड ये होगा, थर्ड पीरियड ये होगा, या एग्जाम जब देते होगे तो ये होगा, फर्स्ट डे ये होगा, सेकंड डे ये होगा, थर्ड डे ये होगा। मान लीजिए आपका एग्जाम है, पाइथन के दिन आप सी पढ़ के चले जाओ और सी के दिन पाइथन पढ़ के चले जाओ, क्या होगा। या जिस दिन पाइथन का एग्जाम है, सी का क्वेश्चन बट जाए, तब क्या होगा। ये कंडीशन होता है, तो क्या होता है, शेड्यूल आपका अनबैलेंस हो जाता है, 1 घंटा लेट हो ही जाता है एग्जाम। वाज ए प्रोजेक्ट शेड्यूल बेसलाइन एस्टैब्लिश, जो प्रोजेक्ट का शेड्यूल है उसका बेसलाइन है। बेसलाइन का मतलब जो मीटिंग हुई है, स्क्रम मीटिंग हुई है, किसका क्या रोल है, प्रोजेक्ट की क्या पोजीशन है, वो डिफाइंड है या नहीं है। इज द प्रोजेक्ट शेड्यूल मेंटेन ऑन ए रेगुलर बेसिस, प्रोजेक्ट का जो शेड्यूल है वो रेगुलर बेसिस पे मैनेज हो रहा है या नहीं। जैसे आज इसको मान लीजिए 2 टेबल बना देना था नितेश को, नितेश ने 10 दिन के बाद बनाया 2 टेबल,
गलत है ना। आज उस बच्ची को एक फंक्शन बना देना है कि डेटा को वहां से उस टेबल से फेच करके फ्रंट एंड पे ले आना है, आज बन जाना चाहिए, 8 दिन डिले करे, दैट इज बैड। 2-4-6 घंटा 1-2 दिन डिले चलता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अब 8 दिन डिले कर दीजिएगा, दैट इज बैड ना। Does the quality management plan describe quality standards for the project and associated quality assurance and quality control activity? अच्छे आपका क्वालिटी मैनेज कैसा है पार्टिकुलर प्रोडक्ट का, आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। याद रखना, क्वालिटी एश्योरेंस इज ए बिग फैक्टर इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन क्वालिटी वाइज अगर पुअर है तो उसका सक्सेस रेट गिर जाएगा, याद रखना। सक्सेस रेट लुक एंड फील से भी आता है। लुक एंड फील में ऐसा कलर डाल दें कि आंखों को चुभने लगे, टेक्स्ट बॉक्स इतना छोटा होना चाहिए, हम इतना लंबा लिख दें, बटन इतना छोटा बनना चाहिए, इतना बड़ा बटन बना दें, क्या होगा, आदमी को चुभेगा कि नहीं। तो क्योंकि कोई भी ये जान लो ना, वेब एप्लीकेशन भी चलता है या कोई एप्लीकेशन तो कहाँ पे चलता है, जब एग्जीक्यूट होता है तो रैम में, प्राइमरी मेमोरी में। तो जब आपके कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट बड़े बड़े होंगे तो रैम में स्पेस ज्यादा लेंगे कि नहीं, रैम को ज्यादा तकलीफ होगी कि नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम को ज्यादा प्रॉब्लम होगा कि नहीं, सबको रिसोर्स प्रोवाइड करने में होगी ना। तो एक एक चीज देखा जाता है, साइज, कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलायबिलिटी, हार्डवेयर रिलायबिलिटी, डिलीजेंस, हर चीज हमको चेक करना है। प्रोजेक्ट रिस्क बीन आइडेंटिफाइड एंड प्रायोरिटाइज्ड एंड हैज ए मिटिगेशन प्लान बिटवीन डेवलप्ड एंड डॉक्यूमेंट फॉर इच। जब हम प्रोजेक्ट की क्वालिटी कंट्रोल में प्रायोरिटी देते हैं कि इस एरर को अगर हम कल भी बना देंगे चलेगा, लेकिन ये एरर बड़ा, इसको कैसे भी आज सॉल्व करके हम घर जाएंगे, इस एरर को हम 2 दिन बाद भी करेंगे। इसे प्रायोरिटी जिसको कहते हैं। प्रायोरिटी का मतलब अगर आपको बुखार लगे तो आप कॉलेज चले आएंगे, लेकिन अगर किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को हार्ट में कोई थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाए, कहीं आंख में हो जाए, तो कॉलेज आ पाएगा। प्रायोरिटी वहां हाई हो जाती है, शरीर की होती है कि नहीं। लेकिन ऐसे बुखार है और कॉलेज में कुछ अर्जेंसी है तो कॉलेज आ जाओगे, आ ही जाओगे भाई। If any risk events have occurred to date, was the risk mitigation plan executed successfully? Are all stakeholders aware of their involvement in the project, and has it been documented and stored in the project repository? जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, पहले ये बताओ। आप शेयर खरीदते हो रिलायंस का, 200 शेयर, 400 शेयर, आप उस समय उस कंपनी का स्टेक होल्डर हो। इन्फोसिस का, विप्रो का, किसी भी, स्टेट बैंक का, किसी का भी शेयर हम लेते हैं तो वी आर द स्टेक होल्डर्स एट दैट पार्टिकुलर मोमेंट। Does the communication plan describes the frequency and method of communication for all stakeholders involved in the project? जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबके लिए सब क्या होते हैं, उस प्रोजेक्ट की सक्सेसफुली पे खुश होते हैं। क्योंकि अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कर गया तो सारे का स्टेक होल्डर को फायदा होगा, और प्रोजेक्ट अगर क्रैश कर गया, जैसे आदित्य विजन का जो शेयर पिछले साल बहुत लोगों ने 1 लाख में लिया, इस साल 70 लाख तक चला गया। एक सीमस में फैकल्टी ने लिया तो नौकरी छोड़ के चले गए, उनका 1 लाख से का 50 लाख हो गया, 50 लाख में पैसा निकाल गया, बाय बाय कर दिया। सर कॉलेज का बुक से पढ़ा रहा है, कॉलेज का बुक से पढ़ा रहे हैं सर। क्या कहे, कॉलेज का बुक से पढ़ा रहे हैं। हाँ, पेज नंबर कितना है सर? क्या पेज नंबर 61। तो स्टेक होल्डर्स प्रोजेक्ट के सक्सेस का इंतजार करते हैं। उसके बाद does the change control process describe how to identify change, what individuals may request a change, and the process to follow to approve or rejected a requested for change? क्या आप सॉफ्टवेयर में चेंज करने जा रहे हैं? What are
चेंजेस यू आर गोइंग टू डू इन द सॉफ्टवेयर। कैसा चेंज करने आप जा रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, सब कुछ आपको अपडेट करना है। किसको? क्लाइंट को, प्रोजेक्ट मैनेजर को, व्हाट एवर यू आर गोइंग टू चेंज। Does the acceptance management process clearly define who is responsible for reviewing and approving project and project manageable deliverables? Does it describe the process to follow to accept or reject deliverables? एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं डिलीवरेबल्स को, रिजेक्ट कर रहा है कि नहीं डिलीवरेबल्स को। आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली दिया अपने क्लाइंट को, लेकिन ही रिजेक्ट, ओके, व्हाट एवर आई वांट यू हैव नॉट कंप्लीटेड इट, प्लीज डू अगेन, प्लीज डू अगेन। और until or unless your client is not satisfied, your stakeholder is not satisfied, you have to rectify again and again। क्योंकि जब तक उसको लगेगा कि हाँ अब नाउ इट्स ओके, पेपर पे उसने साइन कर दिया, नाउ इट्स ओके, तो आप फ्री हो गए उससे, हो गया कि नहीं? और does the issue management process clearly define how issues will be captured, tracked and prioritized? Does it define the procedure to follow suit and under unresolved issue need to be escalated? जो भी इशू है हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। व्हाट एवर द इशूज का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम्स, डिफेक्ट्स। जो सॉफ्टवेयर में भी डिफेक्ट है डिलीवर करने से पहले उसको हम दूर करने का काम करेंगे। Have all project management deliverables been approved by the project sponsor and or project director? जो डिलीवरी हमने दे दिया, सुन लो, जो डिलीवरी हमने क्लाइंट को दे दिया वो क्या प्रोजेक्ट मैनेजर उसको साइन कर दिया? ओके। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो हमें दिया है वो भी साइन कर दिया, इट्स ओके। जब दोनों लोग की साइन हो गई, सिग्नेचर बैठ गया, तो हमने प्रोजेक्ट डिलीवरी कर दी और पेमेंट पूरा। सॉफ्टवेयर कंपनी में पेमेंट कैसे आता है पता है? हाँ, कंपनी के अकाउंट पे आता होगा। वो नहीं, आ जाओ। ईआरपी में मान लीजिए कि वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं 10 पेज का, 2 पेज बन गया 20 लाख रुपए आ गया, फिर 2 पेज बन गया 20 लाख रुपए आ गया। अब है उसको बताया जाएगा मालिक को, क्लाइंट को, फिर पैसा आपका रोक लेगा, 50% दे देगा, उसके बाद रोक लेगा। फिर जैसे डिलीवरी से पहले साइन होगा, स्पॉन्सर करेंगे, डायरेक्टर करेंगे, मैनेजर करेंगे, सब लोग साइन कर देंगे कि हाँ नाउ प्रोजेक्ट इज एक्यूरेट, नाउ प्रोजेक्ट इज ओके, रेस्ट अमाउंट आपके अकाउंट, कंपनी के अकाउंट में आ जाएगा। ऐसे पैसा सॉफ्टवेयर कंपनी में दिया जाता है। कितने बच्चे आए हैं आज? 3 3 6 7 1 8 8 4 12 1 13 1 14 2 16 3 19 3 22। अब बढ़ रहे हैं आफ्टर दी छठ है। नेक्स्ट वीक से हमको लगता है 30 से ऊपर हो जाएंगे। हाँ, अटेंडेंस किसको बोलते हैं लेने के लिए? कौन होगा? हाँ, कौन है? सीआर प्रेजेंट हो क्लास में? ऑनलाइन ऑनलाइन कौन बच्चा है? क्लास का सीआर प्रेजेंट है कि नहीं? है नहीं है सर। तो एक बच्चा अटेंडेंस लेके ऑनलाइन तबरेज को भेज दोगे, तबरेज आलम को। तबरेज को भेज दीजिए एक बच्चा अटेंडेंस सारा। कौन है? थैंक यू सर। अटेंडेंस लेके बुलेट कुमार तिवारी भी अभी आ गए, रोहित गुप्ता भी आ गए।
हमको भेजा, ये सब बच्चा समझता ही नहीं बात। हाँ बुलेट, बुलेट कुमार तिवारी। हाँ तबरेज भेजा तुमको। बुलेट कुमार तिवारी, तुम ज्वाइन करो लो तो तबरेज ज्वाइन करो फटाक। अभी यस सर। क्या? हेलो शोरूम से निकल गया। हेलो। अब बोलो। यस सर, बोलिए सर। बुलेट अटेंडेंस लेके ऑनलाइन तुम उसको तबरेज आलम को भेज दो। ओके सर, हमको 2 मिनट मुझे मत दीजिए, भेजना, screenshot तबरेज ले- को भेजना। ओके सर। और तबरेज तुम पूरी क्लास का लेके इसमें ऐड कर देना एक जगह, जितने बच्चे हैं 24 बच्चे। सर हेलो। हाँ बेटा। सर बोल रहे हैं हम लॉगिन नहीं हुए हैं, हम एक ही आईडी से दोनों आदमी कर रहे हैं सर। किसकी आईडी से? सर ये रोहित कुमार सर। क्या रोहित कुमार का क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर मेरा है 97 मेरा रोल नंबर है, हम ज्वाइन नहीं हुए, हम इसी से कर रहे थे क्लास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तबरेज को फोन करके बता देना। ठीक है ठीक। बुलेट भेज दिए तबरेज को तुम? सीआरसी सीट कहाँ है? तो हम कर लेंगे। यस सर, मैं ले लिया हूँ, भेज दे रहा हूँ सर। तबरेज से बात कर लो, सब रिपोर्ट दे दो तबरेज को। ओके सर। नहीं तुम ही रखोगे अभी। यस सर। एंड कर दे मीटिंग, बोलो।